बीए तृतीय वर्ष के सांख्य योग के छात्रों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। विद्यार्थियों ने अब तक ये देखा कि सांख्य दर्शन के एक मूलभूत अवधारणा, मूलभूत सिद्धांत उसका कार्य कारणवाद है। कार्य कारणवाद के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं और हमने ये भी देखा कि कार्य कारणवाद के दो बड़े वृहद रूप हमको दिखाई देते हैं, जिसमें से एक को हम असत कार्यवाद या आरंभवाद कहते हैं, जिसके पक्षधर न्याय वैशेषिक जैसे दर्शन हैं, और दूसरी तरफ सत कार्यवाद है, जिसके पक्षधर सांख्य और अद्वैत वेदांत जैसे कुछ दर्शन तंत्र हैं। सत्कार्यवाद की अवधारणा में यह कहा गया, द थ्योरी ऑफ कॉजेशन अकॉर्डिंग टू विच द इफेक्ट लेटेंटली प्री एग्जिस्ट्स इन इट्स मैटीरियल कॉज। कार्य कारणवाद की ऐसी अवधारणा जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, अर्थात कार्य आरंभवादियों की तरीके से, असत कार्यवादियों की तरीके से कोई नवीन उत्पत्ति न होकर एक प्रकटीकरण मात्र है। सांख्यकारिका को यदि हम देखें, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्यकारिका, उस सांख्यकारिका जिसमें कुल 72 कारिकाएं, ये 72 का जो संख्या है, ये किसी हद तक एक डिस्प्यूटेड, एक विवादित संख्या है, क्योंकि गौड़पाद ने समस्त 72 पर जाने किस विचार से सारी 72 कारिकाओं पर टिप्पणियां नहीं की हैं, भाष्य नहीं लिखा है। अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं और कुछ का ये मानना है कि मूलतः केवल 70 कारिकाएं ही सांख्य सम्मत हैं और शेष 2 कारिकाओं की ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ विवाद है। बहरहाल जिस सर्व स्वीकार्य रूप में सांख्य कारिका आज हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें हम मान करके चलते हैं कि कुल 72 कारिकाएं हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि आखिर की जो 2 कारिकाएं हैं वो सांख्य के प्रवर्तकों के, उनके आचार्यों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देती हैं। बहरहाल जो कार्य कारणवाद या सत्कार्यवाद से संबंधित कारिका है वह कारिका 9 है, जिसमें हमको जानकारी मिलती है सांख्य के कार्य कारणवाद के सिद्धांत के विषय में। कारिका 9 के अनुसार असद कारणादुपादान गृहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्त कारणात् कारणाभावाच्च सत्कार्यम। इस कारिका के माध्यम से कुछ मूलभूत तर्क या मूलभूत बातें सांख्य दार्शनिक हमें बताते हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका से हमको जानकारी मिलती है कि सांख्य सम्मत सत्कार्यवाद की प्रकृति या उसका स्वरूप कैसा है। सांख्य दार्शनिकों को आवश्यकता हुई सत्कार्यवाद के प्रतिपादन करने की तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई पूर्व पक्ष या इसका कोई विरोधी पक्ष अवश्य रहा होगा, जिसे हम असत कार्यवाद या आरंभवाद के रूप में जानते हैं। तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि असत कार्यवाद की धारणा क्या है, जिसके विपरीत, जिसके विरोध में सत्कार्यवाद को अपने तर्क प्रस्तुत करने पड़ते हैं या उसको लगता है कि यह उचित है कि असत कार्यवाद का खंडन किया जाए। तो हम सत्कार्यवाद को भली भांति जानें, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम पहले असत कार्यवाद की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझ लें। असत कार्य की अवधारणा अर्थात सांख्य विरोधी अवधारणा, कार्य कारणवाद की ऐसी अवधारणा जिसको सांख्य स्वीकार नहीं करता है, जिसका खंडन करता है, और उसका विरोधी पक्ष, जिसे हम सत्कार्यवाद कहते हैं, वह प्रस्तुत करता है। तो हम पहले असत कार्यवाद की स्लाइड मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं, आप उसको ठीक से देख सकते हैं। न्याय दर्शन में आपको तर्क मिल जाएंगे। आप किसी भी स्तरीय पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां आपको असत कार्यवाद के तर्क, जहां पर
न्याय दर्शन की चर्चा की गई है, वहां आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो असत कार्यवाद के प्रमुख तर्क क्या हैं? देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ एनीथिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड और कॉज्ड देन। यदि हम यह स्वीकार कर लेंगे कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप से अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है, तो फिर किसी भी चीज के उत्पन्न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि कोई चीज, कोई वस्तु पहले से ही विद्यमान है, तो फिर उसकी उत्पत्ति का क्या अर्थ होगा? यह कहने का क्या अर्थ होगा कि वह उत्पन्न हुई? उत्पन्न तो वही वस्तु होगी जो पहले से विद्यमान नहीं होगी। उत्पन्न होने का मतलब ही कोई नई सृष्टि होना है, किसी नए कार्य का उत्पन्न होना है। अतः सांख्य दार्शनिकों का सत्कार्यवाद ठीक प्रतीत नहीं होता। किनको नहीं होता? जो असत कार्यवादी हैं। There will be no explanation of activity as efficient cause. Example, pot and potter's activity. यदि आप यह स्वीकार करेंगे कि कार्य पहले से ही विद्यमान था, तो फिर कार्य को उत्पन्न करने के लिए एफिशिएंट कॉज अर्थात निमित्त कारण की क्या आवश्यकता पड़ेगी? क्यों हमको उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है? क्यों उत्पन्न करना पड़ता है? क्यों एक कुम्हार को चाक चलाने की क्रिया करनी पड़ती है एक घट के निर्माण के लिए? क्योंकि सांख्य दार्शनिकों के अनुसार तो कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अर्थात घट उस मिट्टी में पहले से ही मौजूद था। तो फिर घड़े को बनाने के लिए किसी क्रिया को करने की क्या जरूरत है? यह किसका तर्क है? यह असत कार्यवादियों का तर्क है। The effect becomes indistinguishable from the cause. और यदि घड़ा मिट्टी में पहले से ही विद्यमान था, कपड़ा तंतु में यानी कि धागे में पहले से ही विद्यमान था, तो वस्तुतः घड़े में और मिट्टी में, कपड़े में और कपड़ा जिस धागे से बनता उस धागे में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। कपड़ा ही धागा है और धागा ही कपड़ा है। यदि हम यह मान लेंगे कि कपड़ा धागे में या घड़ा मिट्टी में या कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान है। Since there is at least a difference of form of effect from its cause, there is something that doesn't inhere in the cause. और चूंकि असत कार्यवादी क्या कह रहे हैं? और चूंकि कम से कम वह आकृति, वह स्वरूप एक नई चीज है, वह पहले से विद्यमान नहीं था। जो आपने एफिशिएंट कॉज की, जो आपने निमित्त क्रिया की, वह क्या है? वह कोई स्वरूप परिवर्तन कर रही है। अतः आपको यह मानना पड़ेगा कि स्वरूप कम से कम एक ऐसी चीज है जो उपादान कारण में पहले से विद्यमान नहीं था। यदि आप यह कहते हैं कि नहीं, देखिए घड़ा अव्यक्त रूप से मिट्टी में विद्यमान था, कहां था? मिट्टी में विद्यमान था, लेकिन वो उस स्वरूप में नहीं था। यानी कि आपने जो स्वरूप नया गढ़ा है वह कम से कम एक नई चीज है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ नया उत्पन्न अवश्य होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? क्या कहा जा रहा है कि कम से कम कुछ तो ऐसा है, ये तो सत्कार्यवादी भी मानेंगे, जो पहले से अपने उपादान कारण में प्रस्तुत नहीं था। यह अवधारणा असत्कार्यवाद की अवधारणा है। इसके विपरीत सांख्य दार्शनिक, जो कि सत्कार्यवाद के पक्षधर हैं, सत्कार्यवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं और वो तर्क हमें कहां से प्राप्त होते हैं? विद्यार्थियों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ईश्वर कृष्ण की कारिका संख्या 9 में इस चीज का एक विवरण, इस चीज की एक व्याख्या हमें दिखाई देती है। कुल 5 प्रकार के तर्क ईश्वर कृष्ण ने प्रस्तुत किए हैं सत्कार्यवाद के पक्ष में। पहला तर्क क्या है? असद कारणात्। क्या कहा गया इस तर्क में? नॉन एग्जिस्टेंस इन कॉज मीन्स नॉन एंटिटी लाइक हेयर्स ऑन। उपादान कारण में कार्य का वर्तमान न होना एक प्रकार से उसका
असत होना है। जिस तरह से शशि श्रृंग यानी खरगोश को शशि कहते हैं और श्रृंग यानी कि सींग। जैसे खरगोश का सींग एक असत चीज है, इस प्रकार की किसी चीज का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से यदि आप यह मान लेंगे कि कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि असत सत में परिवर्तित हो जाता है, असत से सत की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि दर्शन सम्मत, बुद्धि सम्मत बात नहीं है। इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो असत है वो सत नहीं हो सकता और जो सत है वह असत नहीं हो सकता। यदि कार्य असत है तो वह असत ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने जैसा पहले कहा कि सांख्य दार्शनिक परिणामवादी हैं और यथार्थवादी हैं और वह कार्य को सत मानते हैं, तो यदि कार्य सत्य है तो वह सदैव सत्य होना चाहिए। यह और बात है कि वह अव्यक्त रूप से अपने उपादान कारण में विद्यमान हो सकता है। यही बात सांख्य दार्शनिक मानते हैं। वो ये कहते हैं सत्य तो है लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग है। वो अव्यक्त था, अब वह व्यक्त हो गया है, किंतु उसे असत नहीं माना जा सकता, उसे विद्यमान ना मानना पड़ेगा। और वह कहां विद्यमान है, कहां वर्तमान है? अपने उपादान कारण में, अपनी प्रकट उत्पत्ति से पूर्व। दूसरा तर्क क्या है? उपादान ग्रहणात्। क्या कहा गया इस तर्क में? द इफेक्ट इज ओनली ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स मैटीरियल कॉज। कार्य अपने उपादान कारण का आविर्भाव, एक प्रस्तुति मात्र है। देयर इज इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कार्य और कारण के मध्य एक आवश्यक, अनिवार्य संबंध होता है, एक नियत संबंध होता है। और यदि संबंध होता है, संबंध कहां होता है, किनमें संबंध हो सकता है? एक सत हो और एक असत हो, उसमें संबंध नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो चीजों को परस्पर संबंधित होने के लिए दोनों का विद्यमान होना आवश्यक है। यदि एक वस्तु विद्यमान हो और दूसरी विद्यमान ना हो तो उनमें संबंध नहीं हो सकता। और हम क्या मानते हैं? कार्य कारणवाद की अवधारणा क्या कहती है कि कार्य और कारण में एक आवश्यक, एक नियत संबंध होता है। तो यदि उनमें से कोई एक चीज विद्यमान नहीं है तो फिर संबंध की बात निरर्थक हो जाएगी। संबंध होने के लिए संबंधित होने वाली दोनों ही वस्तुएं वर्तमान होनी चाहिए, प्रस्तुत होनी चाहिए, अस्तित्वमान होनी चाहिए, तभी संबंध की बात किसी अर्थवत्ता के साथ में की जा सकती है। किसी मीनिंगफुल सेंटेंस, यदि हम ये कहें, एक रिलेशन की मीनिंगफुलनेस के लिए यह जरूरी है कि उसके दोनों रिलाटा, यानी कि उसके संबंधित होने वाली दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? अस्तित्वमान होने चाहिए। अतः हमको यह मानना पड़ेगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, अव्यक्त रूप से। सर्वसंभवाभावात्। तीसरा तर्क, इसमें क्या कहा गया? ओनली सर्टेन इफेक्ट्स कम फ्रॉम सर्टेन कॉजेस। केवल कुछ ही प्रकार के कार्य कुछ कारणों से उत्पन्न होते हैं। नॉट एवरीथिंग कैन बी गॉट फ्रॉम एवरीथिंग। किसी भी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। कर्ड कम्स ओनली फ्रॉम मिल्क। दही की उत्पत्ति केवल दूध से ही होती है। अतः दही दूध में पहले से विद्यमान होना चाहिए। हर कार्य को किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल वही कार्य अपने कारण से प्राप्त किए जा सकते हैं जो उसमें पहले से विद्यमान रहते हों। यह बात कार्य की दृष्टि से की गई। सांख्य दार्शनिक इसी बात को एक दूसरे तरीके से कारण की दृष्टि से भी प्रस्तुत करते हैं, जिसको उन्होंने जिसको तर्क संख्या 4 कह सकते हैं। शक्तस्य शक्य कारणात्। एफिशिएंट कॉज कैन मैनिफेस्ट ओनली दैट विच इज पोटेंशियली प्रेजेंट इन द मैटीरियल कॉज।
निमित्त कारण केवल वही चीज प्रकट कर सकता है जो उपादान कारण में शक्य रूप में पहले से विद्यमान हो, पोटेंशियली प्री एग्जिस्टेंट इन द मैटेरियल कॉज। यदि वह पहले से अपने उपादान कारण में विद्यमान नहीं है, अस्तित्वमान नहीं है, तो फिर हम चाहे कितनी भी क्रिया कर लें, उसमें से हम वह प्रभाव, वह कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितनी भी कोशिश करें, ऑयल कैनॉट बी हैड फ्रॉम सैंड, हम कितनी भी कोशिश करें, तिल का तेल, आजकल तो सैंड से भी तेल निकलता है जिसको कैरोसिन या मिट्टी का तेल कहते हैं, लेकिन हम जिसको एडिबल ऑयल कहते हैं, जो हमारी ऑयल की प्राचीन व्याख्या है, जिसको हम खाद्य तेल कहते हैं, ऑयल कैन नॉट बी हैड फ्रॉम सैंड। हम कितनी भी क्रिया करें, कितनी भी एक्टिविटी करें, हम वह तिल का तेल केवल तिलहन से प्राप्त कर सकते हैं, हम मिट्टी से वह तेल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन इज ओनली द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल। हम केवल जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटी केवल वह काम कर सकती है, हमारी एक्टिविटी से जो पोटेंशियली प्रेजेंट नहीं है उसको हम एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। इसी प्रकार सांख्य दार्शनिकों का पांचवां तर्क, कारण भावात मैटीरियल कॉज एंड इफेक्ट आर इसेंशियली सेम। उपादान कारण और उससे उत्पन्न होने वाला कार्य सार रूप में एक ही हैं। इफेक्ट नेचुरली फ्लोज आउट फ्रॉम कॉज, इफेक्ट नेचुरली फ्लोज आउट फ्रॉम कॉज विद अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसे ही यह सर्कमस्टांस, यह अवसर उत्पन्न होता है कि कार्य अपने कारण में से प्रकट हो जाए, उसका आविर्भाव हो जाए, तो कार्य अपने कारण में से उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः कार्य और कारण सार रूप में एक ही हैं। कॉज एंड इफेक्ट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोसेस। एक ही प्रक्रिया है। कार्य और कारण उसके व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं। जो कारण है उसमें कार्य अव्यक्त है, और जब वह उत्पन्न हो जाता है तो वह व्यक्त रूप में सबके सामने प्रदर्शित हो जाता है। वस्तुतः पूरी प्रक्रिया एक ही है, और कार्य और कारण व्यक्त और अव्यक्त अवस्थाओं के ही नाम हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि सांख्य दार्शनिक असत कार्यवाद का खंडन करते हुए, असत कार्यवाद को अस्वीकार करते हुए, सत कार्यवाद की अवधारणा को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसको प्रतिपादित करते हैं, उसके विषय में, उसके सहमति में, उसके पक्ष में तर्क देते हैं। यह तर्क हमको सबसे स्पष्ट रूप में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में दिखाई पड़ते हैं, और जिस कारिका में हम इन तर्कों को देखते हैं उस कारिका की संख्या सांख्य कारिका में 9 है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह इन तर्कों को भली भांति देखें, पढ़ें और समझें। जहां पर यदि समझने में किसी स्थान पर, किसी स्थल पर कोई समस्या हो तो मुझसे संवाद अवश्य करें। धन्यवाद।